इससे पहले तो एमआईएम यहाँ पे यूपी में आई नहीं थी, न इलेक्शन लड़ी थी। अखिलेश यादव का अलायंस कांग्रेस से भी रहा, बसपा से भी रहा, तो उस टाइम कौन सी बी टीम थी? उन मुसलमानों से जो समाजवादी में मौजूद हैं, जो ये कहते हैं कि हम मिल्लत को यहाँ पे भागीदारी देंगे, यहाँ पे उनके रिप्रेजेंटेशन करेंगे, उनके वक़ार को महफूज करेंगे, तो मैं ऐसे मुसलमानों से पूछना चाहता हूँ, जब आपका खुद का वक़ार समाजवादी में महफूज नहीं है, तो आप मिल्लत का वक़ार क्या महफूज रखेंगे? तो एमआईएम कहीं ना कहीं मुसलमानों के रिप्रेजेंटेशन की लड़ाई लड़ रही है और उसका फ़र्क उत्तर प्रदेश के अंदर ज़रूर पड़ेगा। नमस्कार, आदाब। मैं रज़ा अंसारी, हिंद वॉइस पर आपका स्वागत है। फिलहाल उत्तर प्रदेश में है और उत्तर प्रदेश के चुनावी उथल पुथल को कवरेज करने के लिए आप जो है तैयारी कर चुके हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के पूर्व वाइस प्रेसिडेंट जो है यहाँ पे हमारे साथ मौजूद है, जो स्टूडेंट यूनियन के। और जिस तरह से पिछले कई दिनों से लगातार खबरों में, क्योंकि इन्होंने जो है एमआईएम को ज्वाइन कर लिया है, और जिस तरह से इनकी फोटोज और वीडियोज लगातार लोग देख रहे हैं और वायरल हो रहे हैं, तो हमारे साथ है हमजा साहब। तो हमजा जी, सबसे पहले तो बधाई देंगे कि आप पार्टी ज्वाइन कर लिए हैं, और इत्तेफाक की बात है कि एक ऐसे टाइम में एमआईएम ज्वाइन किए हैं कि लोग जो एमआईएम को बीजेपी की बी टीम या बीजेपी का ऐसा बहुत सारे शब्दों से प्रयोग कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे बधाई दी। रही बात बी टीम और सी टीम और जो भी टीम बताया जा रहा है, तो मैं उन लोगों से ये पूछना चाहता हूँ कि इससे पहले तो एमआईएम यहाँ पे यूपी में आई नहीं थी, न इलेक्शन लड़ी थी। अखिलेश यादव का अलायंस कांग्रेस से भी रहा, बसपा से भी रहा, तो उस टाइम कौन सी बी टीम थी? उनकी खुद की बहू अपर्णा यादव जो है जाके बीजेपी में ज्वाइन हो गई, तो बी टीम का काम तो उनका खुद का घर, उनका खुद का खानदान कर रहा है, तो वो दूसरों पे जो है आरोप लगाने का क्या मतलब बनता है? तो अखिलेश यादव ने कहा था ना कि समाजवादी पार्टी की विचारधारा बीजेपी में भी जा रही है, तो वो अपने वो समाजवादी पार्टी को मजबूत बना रहे। ये सब सिर्फ कहने की बातें हैं। और देखिए, जहाँ तक मुसलमानों का सवाल है, आप देखिए लगातार किस तरीके से मुसलमानों को स्टेज पे जलील किया गया है समाजवादी के। कहीं किसी को धक्का मारा गया है, कहीं किसी को स्टेज से उतार दिया गया है। तो मैं उन मुसलमानों से जो समाजवादी में मौजूद हैं, जो ये कहते हैं कि हम मिल्लत को यहाँ पे भागीदारी देंगे, यहाँ पे उनके रिप्रेजेंटेशन करेंगे, उनके वक़ार को महफूज करेंगे, तो मैं ऐसे मुसलमानों से पूछना चाहता हूँ, जब आपका खुद का वक़ार समाजवादी में महफूज नहीं है, तो आप मिल्लत का वक़ार क्या महफूज रखेंगे? मगर कहीं ना कहीं तो अगर एमआईएम पूरे ताकत से लड़ती है, जैसे अभी उन्होंने जो है भागीदारी परिवर्तन मोर्चा बनाया है, तो उससे तो कहीं ना कहीं बीजेपी को फायदा हो रहा है, क्योंकि बीजेपी का वोट परसेंटेज तो सिक्योर है, फिक्स है। कहीं ना कहीं जो सेकुलर वोट है वो कहीं ना कहीं बंटवारा होगी, तो इससे बीजेपी का फायदा होगा। कई सारे लोग इस तरह की बात करते हैं। देखिए, बातें करना एक अलग चीज़ है, मगर देखिए ये अवाम किसी की फिक्स नहीं है। यही अवाम थी जो कांग्रेस की हुकूमत भी लेके आई थी, और यही अवाम बीजेपी की हुकूमत लेके आई है, यही अवाम बसपा की भी लेके आती है, यही अवाम समाजवादी की भी हुकूमत लेके आती है। तो ये कहना कि वोट अगर फिक्स है, तो मुझे लगता है ये बेवकूफ़ी होगी। और जिस तरीके से एमआईएम यहाँ पर लड़ रही है, इंशाअल्लाह ताला इस बार रिजल्ट सबके सामने आ जाएगा। तो सरकार किसकी बनती? देखिए, सरकार किसकी बनेगी, ये मुझे लगता है फैसला आवाम का है, इसको आवाम पे ही छोड़ देना चाहिए। हुकूमत, मुझे लगता है कि मुझे जहाँ तक लगता है कि एक ऐसी हुकूमत आनी चाहिए जो गठबंधन की सरकार हो, क्योंकि एब्सोल्यूट पावर अगर किसी के हाथ में आप दे देंगे, तो यकीनन उसका मिसयूज़ होगा। और अगर सारी पार्टीज़ का, सारे जितने भी कास्ट हैं, जितने भी रिलीजन, अगर सबका उसमें रिप्रेजेंटेशन रहेगा हुकूमत के अंदर, तो मुझे लगता है ज़्यादा बेहतर अपलिफ्टमेंट हर वर्ग का हो पाएगा। नहीं, एक सवाल ये भी है कि जैसे अभी उन्नाव के एमपी है, सांसद है साक्षी महाराज, उसने कहा कि असद साहब आ रहे हैं, बहुत स्वागत है उनका, उनसे हमारा फायदा होगा। तो एक जो पढ़े लिखे ताल्लुक, समाज से आप ताल्लुक रखते हैं और खुद पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, तो आपको नहीं लगता है कि अभी एक ऐसा मुहाज बन रहा है जहां पर राम मंदिर के नाम पर वोट मांगा जा रहा है, जहां पर हिंदू मुसलमान के नाम पर वोटा मांगा जा रहा है? तो बीजेपी हिंदू के नाम पर वोट मांग रही है और असद साहब जो है मुसलमान के नाम पर वोट मांग रहे हैं। नहीं, असद साहब मुसलमान के नाम पर तो मुझे नहीं लगता वोट मांग रहे हैं। असद साहब तो हर वंचित समाज के लिए वोट मांग रहे हैं, जिनको आज 70-75 सालों से हाशिए पर ढकेला गया, जिनके हुकूकों को मारा गया, जिनके हुकूकों को पामाल किया गया, जिनके साथ बदसलूकी की गई। आप देखिए, अखिलेश यादव ने 18% रिजर्वेशन देने की बात कही थी, अभी तक नहीं दिया। उनकी सरकार आई और ख़त्म भी हो गई। उन्होंने कहा था वो मजलूम मुसलमान जिनके ऊपर गलत मुकदमात लगे हुए हैं, जो जेलों में बंद है, उनके ऊपर से मुकदमात हटाए जाएंगे, नहीं हटाया। तो ये जो धोखा देने का काम जो है दलितों के साथ, मुसलमानों के साथ, शोषित समाजों के साथ किया जा रहा है, उनके हुकूक की लड़ाई लड़ रहे हैं असद साहब। तो ये कहना बिल्कुल ही गलत होगा कि वो सिर्फ मुसलमानों के नाम पर वोट मांग रहे हैं। और अगर मुसलमानों की ही बात की जाए, तो आप देखिए सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में कहा गया है कि दलितों से बदतर हालात हैं मुसलमानों के। इसका सुधार कैसे होगा? असद साहब सुधारक के तौर पर असद साहब उन लोगों की लड़ाई लड़ रहे हैं जो समाज एकदम हाशिए पर ढकेल दिया गया है, चाहे वो मुस्लिम समाज हो, चाहे वो दलित समाज हो, चाहे वो कोई और समाज हो।
तो उनकी लड़ाई असद साहब लड़ रहे हैं, उनकी हक की लड़ाई असद साहब लड़ रहे हैं। सिर्फ मुसलमानों के नाम पे या किसी धर्म के नाम पे असद साहब वोट नहीं मांग रहे हैं, बल्कि जिन लोगों के हक को हमेशा से पामाल किया गया, उनको हक दिलाने के नाम पर वो वोट मांग रहे हैं। जैसे मुस्लिम सोसाइटी में दो यूनिवर्सिटी है, मतलब मुस्लिम कल्चर में, एक जो है एमयू है जो सबसे पुरानी है, और फिलहाल उसके बाद जामिया में यूनियन नहीं है, तो वहाँ से लीडरशिप निकलना थोड़ा सा मुश्किल है। मगर एमयू से लीडरशिप निकलती है, कई सारे लीडर है, अब्दुल्ला आजम खान भी यहाँ के है, यूनियन में रहे हुए हैं, फिलहाल जो है विधायकी लड़ रहे हैं। तो सवाल ये है कि क्या चीज़ आपको प्रभावित कर गया कि आप ऐसे टाइम में एमआईएम के साथ जुड़ गए, जहाँ पर एमआईएम को बी टीम या बी टीम का लक़ब देने लगा, आप उस टाइम में एमआईएम के साथ जुड़ गए और मतलब कि इस कथित घड़ी में आप जुड़े हुए हैं? मैं जब इस यहाँ की यूनियन में था, मैंने सारी पार्टीज़ को एनालाइज किया, और जहाँ तक मैंने देखा कि हमेशा से मुसलमानों को सिर्फ धोखा देने का काम किया गया। और जिस तरीके से एमआईएम काम कर रही है, आप देखिए, उन्होंने अभी देखिए, आप हैदराबाद में 12% मुसलमानों को रिजर्वेशन देने की बात कहेगी, अभी फिलहाल 4%। वो महाराष्ट्र में है। हैदराबाद में, तेलंगाना की बात कर रहा हूँ, अभी अनाउंस किया गया है कि 12% तक रिजर्वेशन को बढ़ाया जाएगा। तो जिस तरीके से असद साहब मुसलमानों की एक ट्रू लीडरशिप कर रहे हैं, एकदम ईमानदारी के साथ, तो मैं उनकी ईमानदारी की लीडरशिप और जिस तरीके से मुसलमानों की, दलितों की, वंचित समाज की हक की बात वो कर रहे हैं, तो इन सारी चीज़ों को देख के, उनकी विचारधारा को देख के मैंने इस पार्टी को ज्वाइन किया है। और मैंने पहले ये भी देखा कि किस तरीके से बाकी पार्टियों में मुसलमानों को धोखा देने का काम किया है, इसलिए मैंने दूसरी पार्टियों को ज्वाइन नहीं किया। तो असद साहब फुल मेजोरिटी के साथ भी आ जाते तो कहीं पर भी किसी राज्य में सरकार नहीं बना पाएंगे, तो ऐसी पार्टी करके क्या फायदा जो कभी सरकार की गठित ही नहीं कर पाए? नहीं, तो ज़रूरी नहीं है कि वो सरकार में एब्सोल्युटली बना सके, हो सकता है वो अलायंस में रहें, हो सकता है डिप्टी सीएम बना पाए, हो सकता है होम मिनिस्टर बना पाए। तो ज़रूरी नहीं है कि एब्सोल्यूट पावर ही हम लोग पाएँ, हो सकता है अलायंस में हम लोग हुकूमत में ज़रूर इंशाल्लाह एक दिन बैठेंगे। चलिए, तो उत्तर प्रदेश का चुनाव है, कई सारे सवाल हैं, मगर दो सवाल आखिरी पूछेंगे। पहला तो ये है कि जितने भी बीजेपी के मुखालिफ में बात करते हैं, मुखालफत में, चाहे वो कांग्रेस के कन्हैया कुमार हो, उमर खालिद हो, या यहीं के अभी आपके कई सारे पुरानी साथी हैं जो इम्तियाज वगैरह हैं, सलमान इम्तियाज साहब, तो वो लोग बात करते तो उनके ऊपर केस मुकदमा फौजदारी लग जाता है। मगर असद साहब पिछले 10 वर्षों से लगातार बीजेपी के कपड़े उतार रहे हैं, जो कहना है सब कह रहे हैं, मगर एक भी केस नहीं है उनके खिलाफ। तो ये कैसा लग रहा है? तो कहीं ना कहीं तो बीजेपी के ही गठजोड़ चल रही है ना? नहीं, किसने कहा? अभी देखिए, आप यूपी में जो है एक सभा को संबोधित कर रहे थे असद साहब, 153A का मुकदमा उनके ऊपर हुआ। तो ये कहना बिल्कुल ही गलत है कि उनके ऊपर मुकदमात नहीं होते। जब कोई आदमी अगर पूरे तरीके से सर से लेके पैर तक अगर साफ है, तो आप बताइए उसके ऊपर क्या इल्ज़ाम लगाएंगे? आजम खान के ऊपर जो मुकदमे लगे, देखिए, आजम खान के ऊपर जो हुआ, मैं बिल्कुल कहता हूँ कि उनके साथ गलत हुआ, और उसके लिए देखिए अखिलेश को आवाज़ उठानी चाहिए। मगर आप लगातार देखिए, असदुद्दीन ओवैसी साहब उनके लिए आवाज़ उठा रहे हैं, अखिलेश यादव को। पूरे मुसलमान समाज ने तारा जगह जगह ये कहा कि आजम खान के साथ गलत हो रहा है और अखिलेश यादव उनके लिए कुछ नहीं कर रहे। तो कहाँ पे अखिलेश यादव मुसलमानों को रिप्रेजेंटेशन देंगे? आप देखिए, देवबंद की सीट में भी पहले हिंदू कैंडिडेट को उतारा, उसके बाद जब मदनी साहब का डिक्लेरेशन हुआ, उसके बाद उन्होंने कैंडिडेट चेंज कर दिया। तो डर गए? बिल्कुल डर गए अखिलेश साहब। मुसलमानों को जो रिप्रेजेंटेशन नहीं देना चाहते थे, अब उनको देना पड़ रहा है एमआईएम की वजह से। तो बिल्कुल एमआईएम कहीं ना कहीं मुसलमानों के रिप्रेजेंटेशन की लड़ाई लड़ रही है, और उसका फर्क उत्तर प्रदेश के अंदर जरूर पड़ेगा। एक आखिरी सवाल, जहां पर तेलंगाना में उनकी पार्टी बनती है, जहां से फाउंडेशन मेंबर बनता है, वहां से वो 10 सीटों 12 सीटों पर इलेक्शन लड़ते हैं, और जहां वो उनका कोई अस्तित्व नहीं है, मान लीजिए उत्तर प्रदेश, वहां पर वो अनाउंस करते हैं कि 100 सीटों पर इलेक्शन लड़ेंगे। तो ये कहाँ की सच्चाई है कि भाई जहां आप मुकीम है वहां पर आप 7-10 सीटों में लड़ रहे हैं, जहां आपका कोई वजूद अभी फिलहाल नहीं है, वहां आप 100 सीटों पर इलेक्शन लड़ने की बात करें? देखिए, बीजेपी का भी पहले कोई वजूद नहीं था। बीजेपी की शुरुआत भी सिर्फ 2 सीटों से हुई थी, और आज वो पूर्ण बहुमत में है। तो देखिए, कोशिश और काम करना हमारी जिम्मेदारी है, और यहाँ पे उत्तर प्रदेश के कैडर ने बहुत अच्छे तरीके से काम किया, और इंशाअल्लाह ताला इस बार वोट परसेंटेज हमारा बहुत अच्छा रहेगा, और अल्लाह ने चाहा तो हमारे इस बार ज़रूर नुमाइंदे असेंबली में ज़रूर जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। तो लगातार हमजा सुफियान के साथ बात हो रही थी, एमयू के वाइस प्रेसिडेंट है, पूर्व वाइस प्रेसिडेंट है, और लगातार जो है मुस्लिम समाज में जो लीडरशिप, उनके सिक्योरिटी के पर्पस से जो सवाल उठ रहे हैं उन पर वो कह रहे थे। फिर जुड़ेंगे दूसरे अपडेट के साथ। शुक्रिया।